आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। PS 127 क्या मैंडेट के लिए अल्ताफ हुसैन का नाम जरूरी है और डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के कायद हैं, कोई यकीन क्यों नहीं करता? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे MQM पाकिस्तान के कायद डॉक्टर फारूक सत्तार से। उसकी खुदाई खा गई घुन की तरह हमें, हम सख्त जान पहले तो यूं खोखले न थे, जो कुछ हमारे साथ हुआ ये बजा न था, इतने बुरे भी कब थे अगर भले न थे। MQM को अंदर से जानने वाले, MQM को बाहर से देखने वाले, MQM पर नजर रखने वाले सब यही कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी उनको माइनस कर देना इतना आसान नहीं है जितना डॉक्टर फारूक सत्तार समझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये अंदाजे, खदशात, तवक्कात दुरुस्त साबित हुई। वोटर ने MQM को माइनस कर दी और PS 127 MQM के हाथ से निकल गया। बकौल MQM हाथ से निकाल दिया गया, मैंडेट छीन लिया गया। मुमकिन है कि MQM की शिकायत दुरुस्त हो, लेकिन अभी कराची में सूबाई और कौमी असेंबली की मजीद सीट्स पर बाई इलेक्शन होना बाकी हैं, यानी अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। देखना यह है कि इश्क के इन इम्तहानों में MQM कामयाब होती है या उसका वोटर अल्ताफ हुसैन के इश्क में लाताल्लुक होकर घर बैठा रहेगा। लाताल्लुकी का एक मुजाहरा तो वैसे कौमी असेंबली में भी देखा गया है, जहां पहले तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का माइक बंद कर दिया गया और फिर मेहरबान वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेंबर में मुलाकात करने की मेहरबानी तक नहीं की। यानी वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था। तो फिर सवाल ये है कि MQM की दादरसी कौन करेगा? डॉक्टर फारूक सत्तार की दर्द भरी शिकायत कौन सुने और कौन हल करेगा? क्या ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज आए हैं वही MQM की असल हकीकत है या फिर हकीकत को तोड़ मरोड़ दिया गया है? सवाल ये भी है कि कराची के, सिंध के और पाकिस्तान के सियासी ग्राउंड में MQM के लिए कितना स्पेस है और क्या ये स्पेस उसको दिया जाएगा? डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। तो मालूम ये करना है कि डॉक्टर फारूक सत्तार का इशारा किस तरफ है, वो किसके लिए माइल बकरम हैं और साइल कौन है? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फारूक सत्तार साहब, पहला ही मोहरका, पहला ही मुकाबला और पहलवान चित, क्या ये एक्सपेक्टेड था या अपसेट था? अगर क्या ये इलेक्शन हमें हराया नहीं जाता और हम जीत जाते तो क्या वो ये मान लिया जाता कि हाँ, जो है वो इसका मतलब ये है कि जो MQM पाकिस्तान है वो सारे हलकों से भी फिर इसी तरह जीत जाएगी? देखिए, इलेक्शन एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। ठीक है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी जो आज इतना बड़े बड़े दावे कर रही है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब उनकी हुकूमत जो 88 में कायम हुई थी और 90 में खत्म हुई थी जी, और नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने, उन्हें अक्सरियत मिली, तो पीपल्स पार्टी की 90 सीटें थी, 88 में वो कम होकर 16 रह गई थी जी। ये हालात और वक्त पर भी मुनसर होता है कि आपके वोटर्स को किस किस तरीके से रोका जाता है। बिल्कुल। और जो रिवायती आपके हलके हैं वहां जानबूझकर अगर तशद्दुद कराया गया, 80 पोलिंग स्टेशन गुज़िश्ता 5 इलेक्शनों में, इन 80 पोलिंग स्टेशन का ट्रेंड देख लें। बिल्कुल। और गुज़िश्ता 5 इलेक्शनों में आप पीपल्स पार्टी के 40 पोलिंग स्टेशनों का ट्रेंड देखते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रेंड देखते हैं, बात करते हैं। शायद इसीलिए तो फारूक सत्तार साहब कहा जा रहा था कि जो पहलवान है वो अभी बीमार है, वो मैदान में उतरने के काबिल नहीं है और आपने उसको उतार दिया अखाड़े में। अगर जैसे 2 सालों में इलेक्शन हुए हैं, रेंजर्स की पूरी निगरानी, रेंजर्स की पूरी मौजूदगी, ठीक, NA 246, उससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए जी, NA 246 के बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए जी,
2015 के जो बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में आके हुए, अगर उसी तरह उसी निगरानी में हमने मुतालबा किया था कि रेंजर्स और फौज की निगरानी में होने चाहिए, भले अंदर भी रेंजर्स मौजूद हो, बाहर भी रेंजर्स मौजूद हो, वहां भी शनाख्ती कार्ड चेक हो रहे हो और दूर दूर तक भी रेंजर्स, उन्हीं से शिकायत है, उन्हीं से आप मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन जो रेंजर्स की बात कर रहे हैं सर, जरा सब पे इस पे बात करेंगे, लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये जो अपसेट है, इसकी जो खराबियां हैं, इसकी जो वजूहात हैं सर, इसकी जिम्मेदारी तो देखें ना आप हुकूमत पे भी डाल रहे हैं, इंतजामिया पे भी, रेंजर्स पे भी, हकीकी पे भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी। लेकिन पहले ये बताइए कि आप लोगों की खुद इसमें कितनी कोताहियां शामिल हैं। आपने ये कहा कि PS 127 में आपके 82 पोलिंग स्टेशन थे, 30 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, 22 जो हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के थे। तो फारूक सत्तार साहब, इतने ज्यादा पोलिंग स्टेशन होने के बावजूद आपको शिकस्त हो गई, आप हार गए। सर, MQM का वोटर तो डाई हार्ट वोटर होता है ना, वो तो हर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी निकलता है, तो क्या वो भी खौफजदा हो गया और नहीं निकल सका? ये बिल्कुल यकीन जानिए कि हमने ये सिर्फ 4 दिन की तैयारी में इलेक्शन लड़ा है। हमने रैली कब निकाली, हम इलाके में गए कब? जी जी, ये जो 22 अगस्त और 23 अगस्त को जो सूरत हाल थी, उसके बाद 30 अगस्त को तो वसीम अख्तर साहब ने हलफ उठाया है जी। फिर उसके बाद 31 अगस्त, फिर 1 सितंबर हम तो गए। ये कोई 4 सितंबर को तो हमने पहली रैली निकाली, 4 या 5 सितंबर को। फिर उसके बाद 6 सितंबर को एक और जो है वो हमने आखिरी जलसा किया और आखिरी रैली निकाली। तो 4 सितंबर, 5 सितंबर को एक रैली और 6 सितंबर को, 7 को तो फिर कोई कैंपेन नहीं चलनी थी जी। फिर 8 तारीख को इलेक्शन। मैंने तो कहा ना, पहलवान तैयार ही नहीं था मैदान में उतरने के लिए, मैदान में उतरने के काबिल ही नहीं था, लेकिन आप फिर आए। बात सुनो, देखिए उसके बावजूद भी मैं ये उज्र दे, हमारे मलीर के यूसी और टाउन का एक कारकुन इलाके में मौजूद नहीं है जो इस वक्त सूरत हाल है। फिर भी मैं इसको उज्र नहीं दे, मैं उज्र के तौर पे नहीं दे रहा हूं। मैं उसके बावजूद भी हमें ये एतमाद था कि जितना बड़ा चैलेंज है, उतना बड़ा चैलेंज हमारे वोटर्स ने माजी में भी एक्सेप्ट किया, फिर करेंगे। मलीर का और लांडी का एक खुसूसी बैकग्राउंड भी है। हमारे पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को शहीद भी किया गया मार्क करके कि ये पोलिंग एजेंट इस इलाके का था, हकीकी दहशतगर्दों का मुकमुका था पीपल्स पार्टी के साथ। ठीक है, उन्हें ये असाइनमेंट दिया गया था अफजल कोटी साहब को, और उनके तमाम को 40 मोटरसाइकिल पे सवार थे जितने भी गुंडा अनासिर थे। और उस वक्त रेंजर्स नहीं थी। 40 मोटरसाइकिल वालों को क्यों नहीं पकड़ा गया? सिर्फ 6 हकीकी के दहशतगर्द पकड़े गए। सही है। पुलिस ने क्या किया? एक दिन पहले बसें क्यों जलाई गई, किसने जलाई, उससे वहां डरो खौफ का माहौल पैदा किया गया। फारूक सत्तार हमारे वोटर्स में ये सारी बातें, बिल्कुल ठीक है सर। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, जलसा में वहां आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेंजर्स ने, पुलिस ने, इंतजामिया ने, पीपल्स पार्टी ने, हकीकी ने, सब ने मिलकर जानबूझकर आपको ये इलेक्शन हरवाया, लेकिन मैंडेट का कोई इशू नहीं है। रेंजर्स के ऊपर मैंने इल्जाम बराह रास्त नहीं लगाया है। ठीक, बराह रास्त नहीं, पुलिस पे मैंने लगाया, हकीकी पे लगाया, हाँ, लेकिन रेंजर्स को जहां इंटरवीन करना था वहां नहीं किया। ठीक है। उन मोटरसाइकिल वालों को सुबह से नहीं रोका गया। अगर 7:30 बजे से रेंजर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होती, यकीन जानिए जो कतारें लगनी थी, ये जो दहशतगर्दी, फिर फायरिंग और उसमें जो लोग जख्मी हुए, जो जदो, और फिर पुलिस वालों ने पार्टी बन के जानिबदार होके जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार थे उसके लिए हमारे वोटर्स को, बल्कि कोई भी वोटर था हमारे हल्कों में। ठीक सर, ये तो एक एंगल है फारूक सत्तार साहब जिसमें अब तक हम बात कर रहे हैं। अब जरा सर ये बताइए कि इस एंगल पे क्यों ना बात की जाए फारूक सत्तार साहब, हम ये क्यों ना समझें कि देखें इस हल्के में आपको पिछली दफा 60,000 के करीब वोट पड़ा था, अब आपको वोट पड़ा 15 या 15, 15,500 के करीब। तो सर ये जो वोट पड़ा है, ये क्यों ना समझा जाए कि यही आपका असल वोट है? हो सकता है ना कि वो जो वोट था जिसकी आप बात करें वो पहले मजबूरी में पड़ा हो और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गया हो। चूंकि आपके इल्म है ना कि MQM के मैंडेट के बारे में तो कहा जाता है ना, ठप्पे का मैंडेट है, जबरदस्ती का मैंडेट है, तो फिर ऐसा मैंडेट तो कहीं भी जा सकता है ना, कहीं भी इधर उधर चला जा सकता है। फारूक सत्तार साहब देखें राव अनवार और राव अनवार की पुलिस, जानिबदार पुलिस, किराए की, हकीकी वहां मौजूद है। अच्छा, फिर ये हल्का तो वो हल्का है कि जो दही इलाके भी हैं जी, वहां हमारे मुखालिफ को भी बहरहाल पहले भी वोट मिलते रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वोट मिले।
पहले भी पीटीआई के कैंडिडेट ने अच्छे खासे वोट उठाए थे, पीपल्स पार्टी ने 15,000 उठाए थे। हमारे 65 को तो आप डिस्प्यूट कर दे, 60,000 वोट को मैं तो खुद कहता हूं कि उसको डिस्प्यूट कर दें। हमने NA 246 में मेन इलेक्शन में 1,25,000 या 30,000 वोट लिए थे और 1 लाख वोट लिए हमने बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन के 1 लाख वोट मेरे लिए ज्यादा अहम है, वो 1,30,000 वोट मेरे लिए उतने अहम है ही नहीं। मैं तो खुद मान रहा हूं इस बात को ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है, थोड़ा सा ठहर जाएं, सुकून का सांस लें, आइंदा और इंतखाबात आने दे। एक इंतखाबात अगर मैं जीत जाऊं तो उसमें ना कह दे कि पहलवान बड़ा तगड़ा है और मजबूत है, उस पर मेरे हक में पहलवान तगड़ा था कहा जाता है, इसीलिए सवाल किया गया है। सर एक बात आपने कहा थोड़ा सब्र करें फारूक सत्तार साहब, अब ये जो इसका रिजल्ट है PS 127 का, ये आप लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि आपका जो केस है वो मजबूत है? क्या आपके पास मतलूबा और काबिल कबूल सबूत मौजूद है फारूक सत्तार साहब? देखिए, सबूत और शवाहिद भी मौजूद है। मैंने कहा था कि तकनीकी एतबार से, कानूनी एतबार से अगर सबूत और शवाहिद हमारी तसल्ली के मुताबिक काफी नहीं हुए तो हम हार तस्लीम करके हम ना ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ना इलेक्शन कमीशन, ना हाई कोर्ट। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन में भी हमने पिटीशन डाल दी है। हमने रिटर्निंग ऑफिसर को भी कह दिया है कि हम उसका किरदार भी मुतनाज़ समझते हैं। हमें 52 पोलिंग स्टेशन के नताइज कंसोलिडेशन के वक्त भी फॉर्म 14 की सूरत में आप कह रहे हैं मुनज़्ज़म धांधली हुई है, ठीक है हमारा सबसे सर। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है ना, आप सबूत की बात करें फारूक सत्तार साहब, अगर ये जो आपके पास सबूत हैं सर, अगर सर सबूत को ना माना गया, अगर फारूक सत्तार साहब आपके पास जो सबूत है इनको ना माना गया सर, और जो रिजल्ट है वो बरकरार रखा गया, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप तो कॉन्फिडेंट हैं सबूत के हवाले से, लेकिन आगे ना माने गए तो फिर? देखिए, मैं अभी से अपने सबूत और शवाहिद में वो हाइप क्रिएट नहीं करना चाहता जी। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये हमने हफ्ते को जमा करा दी है। ये आज जमा करा दी हमने अदालत में, हाई कोर्ट में हम चले गए। 15 तारीख को ईद के बाद जब इसकी हेयरिंग होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये एडमिट भी हो जाएगी, और हो सकता है कि अगर पहली हियरिंग में उनको जरूर मौका दिया जाएगा, दूसरी हियरिंग में ये फैसला हमारे हक में आ जाएगा। मैं हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता, वरना मैं खुद आज जाता और वहां प्रेस ब्रीफिंग करता और सारे सबूत और शवाहिद मीडिया और आपके साथ शेयर करता। तो जरा अच्छा सर, लेकिन ये जो हार है, नहीं अच्छी बात है आपकी स्ट्रेटेजी, ये ठीक स्ट्रेटेजी है सर, लेकिन देखें जो हार की वजूहात हैं वो बहुत सारी बताई जा रही है ना, तो कोशिश करते हैं कि जरा अगर सब पे ही थोड़ी बहुत बात कर सकें। फारूक सत्तार साहब, वैसे क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये एक सीट अगर जीत जाएगी तो उसको फायदा इससे क्या होगा? और जो पीपल्स पार्टी है जिसपे आप इल्जाम लगा रहे हैं कौमी असेंबली में सर, वो आप लोगों को गले लगा रही है, आप पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, वो ये बात कर रही है, पाबंदी लगने की मुखालफत कर रही है, तो क्या ये पीपल्स पार्टी मुनाफकत कर रही है फिर फारूक सत्तार साहब? किसी भी सियासी जमात के लिए किसी दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश रखना, मुतालबा करना, उसके लिए जोर लगाना, ये रवैया ही गैर सियासी है। तो मेरे ख्याल में वो ये बुनियादी इस सियासी रवैये से कभी इन्हिराफ पीपल्स पार्टी इतनी तजुर्बा तो रखती है कि इतने सालों की मारे खाने के बाद वो किसी, और इसी तरह ANP है, यानी आप एहसान मान नहीं है इस बारे में पीपल्स पार्टी की सियासत, ठीक है, आप कोई एहसान नहीं कर रही अगर वो मुखालफत कर रही है तो। PTI देखें, PTI के रहनुमा ने भी ये मुतालबा नहीं किया, वो भी इतने मेच्योर तो हो गए हैं कि वो भी ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे कुछ नादान दोस्त हैं, मुनर्रफीन हैं, जो हमसे अलग हुए हैं, वो असल में पूरा साफ मैदान चाहते हैं ताकि कोई बॉलर ही ना हो, अकेला खुद ही अब बॉलिंग कराएं, खुद ही चौके छक्के मारे, ताकि तो वो कुछ लोगों सर जरा उनकी बॉलिंग पर भी आते हैं, उनकी बॉलिंग पे भी आते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि कराची किसका? भुट्टो का। तो फारूक सत्तार साहब, क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरें इस वक्त कराची में MQM के मैंडेट के ऊपर हैं? और अगर ये बात दुरुस्त है तो आप अपने मैंडेट को कैसे बचाएंगे? अपने मैंडेट को बचाने के लिए आप लोगों के पास क्या है सर? कराची का मैंडेट शहरी इलाकों का मेरे पास है, दही इलाकों का तो पीपल्स पार्टी के पास है। शहरी इलाकों में पोलिंग आप स्लो कर दें जबरन 15% से कम, और अपने आप 40% की पोलिंग करा दें, तो जहां जहां दही हल्के अगर कोई फर्क डाल सकेंगे वहां की सीटें में नहीं जीत सकता। लेकिन जहां प्योर शहरी हल्के हैं, अपने दही हल्के, हाँ आपने 80 पोलिंग स्टेशनों से कितने वोट लिए हैं? 82 पोलिंग स्टेशनों से,
ठीक। उसके बाद ये दावा करें तो मैं यही शेर पढ़ूंगा बिलावल के लिए कि 2 दिन की खुशी है, अगर वो खुश होना चाहते हैं हो जाएं। ठीक। तो मैं यही कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। चलें, एक और बात फारूक सत्तार साहब, जरा ये क्यों ना सोचा जाए कि अल्ताफ हुसैन के नाम से लाताल्लुकी के बाइस या की वजह से जो 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 माहौल है या जो बात है वो आप लोगों के लिए ज्यादा साजगार साबित नहीं हुआ है, और एक बड़ी बल्कि बहुत बड़ी जो वोटर्स की तादाद है वो उसने इस तब्दीली को कबूल नहीं किया और वो लाताल्लुक हो गए। लोग तो इस इलेक्शन को लेके एक तीर से कई शिकार करेंगे। एंकर्स यही लोगों की राय हमें देंगे कि भाई इससे तो ये भी साबित हुआ कि असल वोट बैंक तो लंदन का है और हमारा इसमें क्या है, तो ये भी एक बात होगी। अच्छा, जो पहले जिनकी तोपों का रुख सिर्फ लंदन की तरफ था, वो एक ही शॉट में 2 बॉलें खेल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ना ये लंदन का रहा ना डॉक्टर फारूक सत्तार का रहा, बल्कि जो सीधा अरिथमेटिक उन्होंने की कि 60 को माइनस किया 15 को, तो कह रहे 45 हमारे बगैर मेहनत के 45 उनके हो गए। तो देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश। लेकिन फारूक सत्तार साहब, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, रखना आपको जब ये पता है कि वो ये कह रहे हैं कि 2018 में हम उतरेंगे, हवाई जी हाँ 2018 में हम उतरेंगे, जी आप बात कीजिए। और ख्वाब देखिए ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं लगा सकता ना मैं, कोई ख्वाहिश रखने पे पाबंदी नहीं लगा सकता। और बिल्ली को अगर ख्वाब में छिछड़े नजर आए तो वो तो उसको नजर आएंगे, जी। तो वो तो कोई भी तावील करके, जमा खर्च करके, जर्ब तकसीम करके, खींच तान के कहेगा ये बाकी ये सारा मेरा है। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये तो जब इंशाअल्लाह 2018 में जो अभी आपने 45,000 वोट की बात की है, जिन्होंने ये बात की है वो मुस्तफा कमाल हैं, और वो बड़े यकीन से और बड़ी उम्मीद से ये कह रहे हैं कि 2018 में जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो 45,000 खामोश वोट है ये भी हमें मिलेगा, MQM का 15,000 वोट भी हमें मिलेगा, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिले वो भी हमें मिलेंगे। तो फारूक सत्तार साहब, इनको ये उम्मीद किस चीज की है, किस चीज से ये उम्मीद हुई? और सर इसका मतलब तो ये कि आपकी क़यादत में MQM बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएगी 2018 तक। फिर देखें, मैं समझता हूं कि यही दावा करेंगे तो थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकेंगे ना। अगर ये दावे नहीं करेंगे और इतने धड़ल्ले के साथ ये बात नहीं करेंगे तो कंफ्यूज कैसे होंगे लोग। तो असल मकसद तो ये था कि जितना लोगों को 2018 तक कंफ्यूज रखा जा सके जी। 7 से 11 बजे के टॉक शोज के लिए सारा ये जो कंटेंट है, ये मटेरियल, ये उन टॉक शोज की रेटिंग को भी बेहतर बनाता है। तो उनके लिए भी इस तरह का कंफ्यूजन रहे, हमारे ऊपर शक व शुबा रहे कि हम लंदन से डिस्कनेक्टेड है या नहीं है, तो यही तो 2018 तक सियासत होगी सारी। अच्छा। और हम इसी तरह अपना मौक़िफ़ देंगे, हम अपने दावे करेंगे, वो अपने दावे करेंगे। लेकिन जो वो दावे कर रहे हैं, अगर कोई टेस्ट सर आपकी बात तो समझ में आती है। अच्छा बात सुनो, ये दावे है ना, अगर एज ऑफ टुडे अगर इनके दावों की कलई को खोलना है जी, और एज न्यूट्रल एंकर और इन्वेस्टिगेटिव साफी खोलना है, तो ईमानदारी से जिना स्क्वायर मलीर पर चली जाओ। और वहां एक दिन पहले PSP वालों ने अपनी रैली निकाली जी, ठीक है ना, 75 लोग थे या 275 थे या ज्यादा 575 थे जी। और हमने उस रैली के एंड में रैली को रैला बना दिया, वो जलसा हो गया। और तीनों निश्तर पार्क में PTI का जलसा, उसमें क्राउड का करंट, एनर्जी, एंगेजमेंट, जज्बा देखें उनके क्राउड का, हमारे क्राउड का। ये बातें ठीक हैं, अब यही तो सवाल कर रही हूं, अब समझाएं 2018 में क्या होना है आपको नजर आ, सर वो नजर आएगा, क्राउड देखें। लेकिन आप जरा समझाएं ना कि इनको जो ये उम्मीदें हैं, मैं मुस्तफा कमाल की बात कर रही हूँ PSP की, कि इनको जो उम्मीदें हैं वो इनको कहां से ये उम्मीदें हैं, किनकी मदद इनको हासिल है कि ये 18 से 20 माह में MQM के मैंडेट को अपनी गोद में गिरता हुआ देख रहे हैं? वो मदद किसकी हासिल है? मैं ये कहूंगा पारस देखें, ये -1 की बात करते थे ना ये भी, क्योंकि और इनकी तोपों का रुख भी 1 ही की तरफ था जी है। और जो 1 के बाद अगर मेरा नाम आता था तो मेरा टाइटल क्या था वो आपको पता है, मुझे क्या नाम दिया गया, क्या टाइटल दिया गया जी, मासूम है, मासूम कहा गया। और उसके बाद अब ये कि इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज नहीं है। तो इसका मतलब लेकिन अभी भी इज्जत करते हैं वो आपकी, जो जजमेंट की इज्जत करते, लेकिन अक्सर प्रोग्रामों में कह दिया है कि ये सब ड्रामा है, ड्रामेबाज हैं। तो इसका मतलब है कि मासूम को ड्रामेबाज कह दिया ना। सर तो मुझे सवाल मेरा ये था फारूक सत्तार साहब, सर इनके पीछे कौन है? क्योंकि देखें MQM ने
काफी मर्तबा आप लोग ये बात कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे। फारूक सत्तार साहब, वैसे आज एक बात बताएं सर, जो एस्टेब्लिशमेंट इनसे चाहती है, क्या वो आप लोग नहीं कर सकते हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमकेएम से जाने के बाद हर कोई धुल जाता है, मुहिब्बे वतन हो जाता है, तो क्या ख्याल है आप भी सबको ड्राई क्लीन करवा लें, कम से कम मुश्किलात तो कम हो जाएंगी? फारूक सत्तार साहब, मिसट्रस्ट है, मैं समझता हूँ। उसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि हम तय करके नहीं आए मामला, डिक्टेशन लेकर नहीं आए जी। और जाहिर है कि ये मैं समझता हूँ इदारों की मुश्किलात भी, हुकूमत की भी शायद मुश्किलात हो। मुराद अली शाह साहब से हम टाइम मांग रहे हैं, अभी तक हमें नहीं दे रहे हैं। वजीर आजम साहब से टाइम मांग रहे हैं, वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो जो एक एमक्यूएम के बारे में एक तासुर है, पहले ये कहा जाता था कि भाई वो -1 हो जाएगा तो वो तासुर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वो एक कुदरती तौर पर मौका आ गया और अमली तौर पर ऐसा हो भी गया। नहीं सर, एक सवाल फारूक सत्तार साहब, सर यही तो मसला है, आप पे यकीन ही तो नहीं किया जा रहा, ना माइनस अल्ताफ वाली बात पे, ना ही आप लोगों के ला ताल्लुक होने पे। देखिए मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि एमकेएम तो डबल गेम कर रही है, ये अभी तक वहीं से हिदायत ले रहे हैं। सुने है ना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब क्या उस मुसलमान के आप पीछे पड़े रहेंगे कि वो नमाज भी 5 वक्त की पढ़ा नहीं पढ़ा? दूसरे क्या कोई जज बनेगा? किसी के लिए कोई जज बन सकता है? नहीं, जो दिलों की बात होती नहीं, है। फारूक सत्तार साहब, फिर एक और सवाल। वक्त और आपने कहा, आप कहते हैं हमने लाताल्लुकी कर दी, आप लाताल्लुक हैं। अब जो बानी की सरगर्मियां हैं उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनकी किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है। फिर ये बताइए कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर आपने जो उनका माफीनामा है उस पर ये क्यों दरखास्त की कि इस पर गौर किया जाए? फारूक सत्तार साहब, आप तो लाताल्लुक है ना भाई, तो फिर गौर किया जाए ना किया जाए, उसे कबूल किया जाए ना किया जाए, सर आप फिर आपका क्या इससे ताल्लुक है? आपका क्या मतलब है? आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहली बात तो क्लियर कर दी थी कि मैं जब ये बात करूंगा तो फिर लोग शायद शक व शुबा करें, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि जब आईन और कानून के मुताबिक हमने तो कह दिया अपनी स्टेटेड पॉलिसी, बिल्कुल ठीक, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, आईन और कानून के तकाजे पूरी किए जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे 24 MNAs ने इंक कर दिया और उस करारदाद पर साइन कर दिया और उस पर वोट डाल तो दिया। फिर दरखास्त क्यों की? उसके बाद देखें, बड़ी बात, दरखास्त नहीं की ना दरखास्त की ना सिफारिश की, सिर्फ ये कहा कि आईन और कानून के तकाजे उसी वक्त पूरे होंगे जब अदल और इंसाफ के तकाजों को भी पूरा किया जाए। ठीक है, ठीक है। और उसमें कोई मुल्जिम हो जो कि कठेरे में हो, उससे जिरा की जाए, उस पे इल्जामात लगाए जाएं, लेकिन पाकिस्तान का इंसाफ और कानून का निजाम हो ये दुनिया का। मुझे ब्रेक लेनी है सर, मुल्जिम को भी अपने हक में, बिल्कुल ठीक है, मैंने ये कहा सर, लेकिन वन लाइनर इस पे ये कहने की भी नहीं, फारूक सत्तार साहब, अब जब आप ला ताल्लुक हो गए तो आपको ये कहने की भी जरूरत क्यों पड़ी? कल को इस तरह आप फिर एमक्यूएम के आइन में तरमीम करके उनके इख्तियारात भी उनको वापस कर देंगे, आप उनको भी बहाल कर देंगे, उस वक्त भी फिर आप यही रीजंस देंगे, तो सर फिर जरूरत क्यों पड़ी? कहा क्यों ऐसी क्यों बात की जिससे शकूक व शुबात पैदा हो? आप खुद शकूक व शुबात पैदा करते हैं, फिर सवाल करते हैं, तो जी नहीं, मेरा सिर्फ एक ये अमल है कि मैं समझता हूं कि आईन और कानून के तकाजे पूरे करने के साथ साथ अदल और इंसाफ के तकाजे भी पूरे होने चाहिए। मैंने एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर जो पाकिस्तान में इंसाफ और कानून के निज़ाम और उस पर अमल दरामद के दौरान जो इख्तियारात से तजावुज़ होता है, ठीक है, उसके दौरान जो इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं होता, जो इंसाफ और अदल के तकाजे पूरे नहीं होते, ठीक है, मैंने एक सीनियर ब्रेक ले लूं पार्लियामेंटेरियन के तौर पे मैंने उस साइड को भी सामने रखा। बिल्कुल ठीक। और मैंने ये नहीं कहा कि मेरे ये कहने से इसको सिफारिश समझा जाए, इस पे गौर किया जाए, मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी दरखास्त है। वो तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन समझने वाले तो समझ रहे हैं ना सारी बातें, और समझने वाले क्या क्या बातें समझ रहे हैं, जरा उस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब, ब्रेक ले लूं सर प्लीज। काश मैं अपने दिल को चीर के दिखा सकता तो मैं दिखा देता। अल्लाह करे कि हमारे इदारों के पास ऐसे गैजेट्स हों कि वो हमारे व्हाट्सएप भी मॉनिटर करें, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, वो हमारे फेस टाइम भी मॉनिटर कर रहे हों, फोन भी कर रहे हों, हमारी सारी कम्युनिकेशन, ईमेल, वो सब कुछ कर रहे हों। और उसमें अगर ये सियासी जमातें बशमूल PSP या जितने भी हैं ये चाहते हैं तो मैं खुद मुतालबा करूंगा, अपील करूंगा कि ये तमाम जो इदारे उनके साथ ये बैठ जाएं और अपनी आप पहले भी कह चुके हैं, बिल्कुल आप ये ऑफर पहले भी करते रहे हैं, ठीक है सर। मेरे ख्याल में
तो इससे ज्यादा मतलब मैं ये लाताल्लुकी जी। का कोई सबूत नहीं दे सकता। मैं मेरे ख्याल में सवाल ब्रेक के ले लेते जवाब हैं सर, देने फिर के ब्रेक के लिए बाद तैयार जरा हूं। बाकी आपने तो बात फला करते दिन हैं। फोन किया, बिल्कुल ठीक है। फला दिन फला ने फोन कर दिया, फला दिन आपको, तो ये सारी चीजें आ जाए मेरे सामने रिकॉर्ड रख दे, मैं मौजूद फारूक हूं, सितार मैं तैयार हूं साहब जवाब जी, देने के लिए। ब्रेक लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे हाँ ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज बीट। अच्छा फारूक सितार साहब, सर आप और डॉक्टर इशरतुल इबाद इस बात के मुंतजिर हैं कि या तो अल्ताफ हुसैन मर जाएं या फिर वो गिरफ्तार हो जाएं, ताकि जो एमकेएम की क़यादत है वो आपकी झोली में आ गिरे। ये बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल। तो सर पहले ये बताइए, क्या ख्याल है डॉक्टर इशरतुल इबाद जो हैं, क्या वो भी अब एमकेएम की क़यादत की दौड़ में हैं इस वक्त? नहीं, मुझे तो कहीं पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा इशारा नहीं मिला, या मुझे कहीं से मुझे तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि वो चलें, किसी आसार नजर नहीं आ रहे एमक्यूएम की कोई मौरूसी। फारूक सितार साहब 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें, आसार चूंकि आपको नजर नहीं आ रहे, 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि वो एमक्यूएम की क़यादत की दौड़ में हैं, तो क्या वो उसी क़यादत के ख्वाहिशमंद होंगे आप वाली एमक्यूएम के, या फिर कोई नई एमक्यूएम, कोई नजरियाती जज्बाती? चूंकि देखें ये भी तो आप कह चुके हैं ना कि 2-3 एमक्यूएम बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। देखिए वो तो फिर 2-3 बनाने की जिसकी ख्वाहिश है, तो वो तो ये चाहेगा कि फिर 2-3 ही क्यों हो, ये 6-7 क्यों नहीं हो जाए। और उसमें ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि वसीम अख्तर साहब की कोई एक एमक्यूएम हो जाए, अरशद वोरा साहब की भी कोई एक एमक्यूएम हो जाए। ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मैंने तो कहा ना कि एक नजरियाती सियासत करने वाली जमात है एमक्यूएम, जिसने अमलन अपनी तमाम खामियों, खराबियों और जो इल्जामात हैं, अगर फर्ज कर ले उनको सही भी मान ले, सबको जो तासुर है वो सही भी है, तो भी एक चीज का तोड़ किसी के पास नहीं है कि मिडिल क्लास और जो आम लोगों को अगर 90% नुमाइंदगी किसी जमात में, ये आपका क्रेडिट है बिल्कुल, तो वो एमक्यूएम में मिली है कि जो मैंने ये सवाल इसलिए किया था फारूक सितार साहब, इसका मतलब ये कि जब आपने कहा कि 2-3 एमक्यूएम बन रही हैं या बनने की तैयारी की जा रही है, तो ये बात डॉक्टर फारूक सितार ने की है, तो जाहिर है कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही आपने ये बात की होगी ना। और अगर कहीं ये तैयारी हो रही होगी तो जाहिर है कहीं ना कहीं जहां भी हो रही होगी तो उसका कोई ना कोई सरबराह भी होगा। देखिए हमें भी नजर तो आ रहा है ना कि हो क्या रहा है, और इसके पीछे अगर अभी भी हमें सियासी स्पेस नहीं मिल रही, मौका नहीं मिल रहा, हम खुर्शीद मेमोरियल सेक्रेटेरिएट में भी जाके नहीं बैठ सकते, और वो भी सील्ड है। हमारे कई सील्ड दफातर भी गिरा दिए गए हैं, और हम एक आरजी दफ्तर पे एक महदूद वसाइल के साथ बैठे हुए हैं। हमें किसी ने भी बंगला नहीं दिया है, हम सोसाइटी के महंगे इलाके में भी किराए का कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं फारूक सितार साहब। लेकिन मेरा सवाल था डॉक्टर इशरतुल इबाद के हवाले से, मैं चाहूंगी जरा उस पॉइंट को मुकम्मल कर लें सर। एक बात ये और कि क्या अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी के बाद गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के लिए एमक्यूएम के दरवाजे खुले हैं? क्या अब आप एमक्यूएम पाकिस्तान उन्हें ओन करती है? नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो जो फैसले किए हुए हैं ना, जब तक वो फैसले तब्दील ना हो और उसकी कोई माकूल वजह ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये जो हमने किया आईन तरमीम, वो उसी रिकॉर्ड पर है। सर वो फैसले तो अल्ताफ हुसैन ने किए थे ना, आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप अब उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं 23 अगस्त को। देखें मेरी बात सुने, लेकिन लाताल्लुकी हमने की है, और उस वक्त जो फैसले हुए ये हमने तो मान लिया ना कि हाँ अब फैसले लंदन से नहीं होंगे, पहले लंदन से होते थे। अब 100% फैसले वहां से होते थे, या हमारे मशवरे भी मान लिए जाते थे और हमारी भी राय होती थी। तो इसका मतलब है कि जो फैसले हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं एक करके उन फैसलों को उठा के, उन फाइलों को खोल के उनके ऊपर वापस जाएंगे। अभी भी उनका आगे जो सूरत हाल होगी, ठीक है सर, जो फैसले पहले हुए उनकी अपनी अहमियत है, आप उनका एहतराम करते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। फारूक सितार साहब, आज एमक्यूएम ने एक बड़ा फैसला किया है। आपने ये कहा कि इस ईद पर जो कुर्बानी की खालें हैं वो एमक्यूएम जमा नहीं करेगी। तो सर ये फैसला किस दबाव में, किस मजबूरी में, किस वजह से किया गया है? क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप लोगों का जो तंजीमी ढांचा है वो इस वक्त टूट कर शिकार है, तो इसलिए आपने ये फैसला किया? मेरे ख्याल में हमने ये इसलिए फैसला किया जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ख़ास तौर पर हमारे नाम से और
कोई भी बहाना करके अगर कोई भी कहीं एक दो वाकयात हो जाएं और वो हमारे फिर गले में डाल दिए जाएं, और बहुत से लोगों को ये हसद और जलन भी हो सकती है कि अमूमन ये होता है कि सबसे ज़्यादा खालें बुरे से बुरे वक्त में भी हमें मिली हैं, और वो भी एक तरह से हमारी एक मकबूलियत है और लोगों का हमारे साथ जो एक जज्बाती एक लगाव है उसका इजहार होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को जो किसी तनाज़े की कोई वजह हो सकती है, तो हमने सोर्स ऑफ इरिटेशन ख़त्म किया है। नहीं, वो तो आपने कर दिया फारूक सत्तार साहब, लेकिन आप ये नहीं समझते कि इससे तो एमक्यूएम को बहुत बहुत ज्यादा माली नुकसान होगा ना सर। फिर वो नुकसान आप कैसे पूरा करेंगे? फिर वो उन चीजों से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि देखिए सबको ये पता है कि एमक्यूएम के जो फंड्स हैं उसमें ये खालों की जो आमदनी है इसका एक बड़ा हिस्सा होता है। कैसे पूरा करेंगे फिर आप ये सब? देखें, एमक्यूएम की पॉलिटिकल फंड अलग है जी, और एमक्यूएम का जो ये खालों का और ज़कात फितरे का फंड अलग है, वो केकेएफ का है। और केकेएफ के फंड का भी सालाना ऑडिट होता है और एमक्यूएम के फंड का भी सालाना ऑडिट होता है। और ये कमाल है, एक मुतवस्सित तबके की जमात भी सर वो तो कमाल है, ये केकेएफ को कैसे चलाएंगे? जो आप कह रहे हैं काम, देखिए आप वो कैसे चलेंगे? देखें, अगर जज्बा हो, सच्ची लगन हो, तो सहराओं में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। जी। और हमने तो शुरू ही काम स्क्रैच से किया था ना। अगर हमारा जज्बा वही है, तहरीक खिलाफत सर और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम जिसके नतीजे में पाकिस्तान कायम होता है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई सियासी जमात ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एजेंसीज की जानिब से आपको ये कहा गया हो कि भाई इस दफा ईद पर जरा आप ये छोड़ दें, आप खालों को जमा ना करें, या आपको कहीं से मशवरा दिया गया हो कि आप एमक्यूएम जरा अपना सॉफ्ट इमेज सामने लेकर आए? ना 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 नहीं, पारस कतई नहीं, बिल्कुल किसी तरह से कोई डिक्टेशन, कोई दबाव नहीं। लेकिन हाँ, ये खदशा जरूर है और था कि अगर हम ये करते हैं तो उसमें इजाजत भी हमें मिल जाए। लेकिन फिर वो जिस तरह पिछले साल हुआ था कि हमने खाले जमा की और कोई ले गया, फिर ये सूरत हाल हुई कि हमारे दर्जनों कारकुनान खालों की वजह से भी गिरफ्तार हो गए, रजाकार केकेएफ के। तो हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते, और हमने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया अपने फलाई काम। NHU हो, नजीर हुसैन हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, सनेक, ये सारी चीजें हमने कर दी। और मुझे कराची और पाकिस्तान, थोड़ा सा टाइम कम है, जरा एक दो बातें और पूछना चाह रही हूँ सर। एक तो ये कि आपने कहा कि मेयर के इख्तियारात के लिए आप लोग आखिरी हद तक जाएंगे, तो वो जो बेइख्तियार मेयर हैं वो इस वक्त जेल में हैं और कराची के बेशुमार बेपनाह मसाइल हैं, तो वो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और वो जो हद जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कब आएगी? जरा छोटा सा जवाब, चूंकि टाइम कम है। देखिए, हम सबसे पहले तो परोल के लिए आज हमने तैयारी कर ली है जी। और वजीर आला को एक दरखास्त भेज रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब को, ईद का मौका भी है, सियासी असीरों को जो बेगुनाह हो, जिनके मुकदमात में कोई दम ना हो, आप खुद महसूस करते हो, जैसे गुज़िश्ता दिनों एक बड़े चैनल पे ये स्टोरी चली है कि वो जो डॉक्टर आसिम का केस है उसके गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी, चाहे वो कादिर पटेल को उसका फ़ायदा पहुंचे, अनीस कायम खानी को फ़ायदा पहुंचे, और सबसे ज़्यादा मेरे मेयर वसीम अख्तर को फ़ायदा पहुंचेगा। उनकी तो इसी केस में सिर्फ बेल कैंसिल की गई है। वो जिनको दहशतगर्द कहा गया, जिनका इलाज हुआ, उनमें से 80-80 साल के बुजुर्गों के नाम उसमें, उनके घरों से मालूमात की गई, तो पता चला कि वो तो आम इलाज मालजे के लिए दाखिल हुए थे। तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलें, क्लियर हो जाएंगी। आखिरी बात, तो आज ही क्लियर। फारूक सत्तार साहब, आपने ये कहा कि हमने परोल पर रिहा करें, ठीक, परोल पर रिहा जी, आपने ये कहा कि कवर नवीद को, ठीक, आपने ये कहा कि हमने रखे नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी में। तो अच्छा हुआ कि कच्चे घड़े आपने नहीं रखे पानी में, लेकिन वो किसका नाम था जिसके सहारे कूद पड़े आप पानी में? कहा ना कि अल्लाह ताला का, और किसका सहारा होगा? क्या बात है, फिर तो खौफ ही नहीं होना चाहिए तूफानों का, जैसे सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। देखे पाकिस्तान नया बना था, जब बना था तो उस वक्त किस तरह काम शुरू किया गया था। आप PIB को आकर देखे तो सही, यहाँ अब बहुत सारे एंकर्स ने आना भी शुरू कर दिया है। सर मैं आई हूँ, आपको पता है, आपका इंटरव्यू किया था उधर। कर रहे हैं, हाँ नहीं, आप पहले आई थी लेकिन मरकज बनने के बाद नहीं आई। तो आप आए, हमारी जगहों को देखें, लोगों के जज्बे को देखें
किस तरह पूरी पार्टी यहाँ से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई अजीजाबाद से निकाले गए तो हम डिफेंस में तो नहीं गए ना, हम नॉर्थ नासिराबाद में कोई बड़े बंगलों में तो नहीं गए, हम फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 10 ब्लॉक 6 ब्लॉक्स जो उसमें तो हम नहीं गए, हम तो छोटे इलाकों में आए हैं, छोटे इलाके से। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो अल्लाह पर इन्हिसार कर रहे हैं तो बस अल्लाह कामयाबी देने वाला है। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी आपने ये बात की, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। कहा जाता है कि मुश्किल हालात हमेशा MQM की जिंदगी साबित हुए हैं, तो क्या इस बार तारीख खुद को दोहराएगी? सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।